तो हेलो बच्चों, आ चुका है संडे और संडे को हर संडे 10 बजे आप लोगों ने हमारे साथ जुड़ना है जीके मैराथन के लिए। ये हमारा फर्स्ट जीके मैराथन है जिसमें कि आप अभी देखेंगे कि किस तरीके से जीके आपको एमसीक्यू बेस्ड पढ़ा जाता है, किस तरीके से वो तरीके आपको समझने हैं कि क्या तरीका होता है कंपटीशन के जीके को पढ़ने का। देखिए, जीके में बड़ा सिंपल है कि आप कितना भी स्टडी कर लें, लेकिन जब तक आप इसके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन ना करें, आप उनको सही तरीके से डिस्कस ना कर पाएँ, आप जो हैं जीके में कहीं ना कहीं जो तैयारी है वो पूरी नहीं हो पाती है। तो इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है? सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जीके के एमसीक्यूज़ को करना। ठीक है, तो एमसीक्यूज़ तो करना ही है, साथ साथ में आपने जीके को पढ़ना भी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने पूरे जो वीक हमारी क्लासेस चली उनको एंजॉय किया होगा, सीखा होगा। अगर आपको उनमें कुछ डाउट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि इम्प्रूव करनी चाहिए थी, आप उसको भी कमेंट कर सकते हैं। उस चीज़ के लिए आप बेफिक्र रहे, वो हम लेके आएंगे आपके लिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। बड़ा आसान सा ये क्वेश्चन है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए, एक चीज़ आप समझ लीजिए कि जो भी हम जीके के अंदर क्वेश्चंस पढ़ते हैं या जीके के अंदर हम क्वेश्चंस करते हैं तैयारी के दौरान, ज़रूरी नहीं है यही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिले। ठीक है, तो जितना भी हम ऑप्शन बेस्ड यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हैं, उतना ज़्यादा इसको मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करनी चाहिए आपको। और आप जितने भी इसमें ऑप्शंस हैं, अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से ये आपको चीज़ें करनी हैं। तो आई थिंक विजिबल हुआ है ये आपके लिए। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ, अभी ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है हु इज़ नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के जो फादर हैं वो आप किनको कंप्यूटर के फादर कहते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है बिल गेट्स, ऑप्शन नंबर 2 है आपका चार्ल्स बैबेज, थर्ड है टिम बर्नर्स ली और फोर्थ है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो नन ऑफ दीज का तो मतलब हो गया कि भाई इन तीनों में से कोई भी नहीं। तो बिल गेट्स आपको पता है ये है माइक्रोसॉफ्ट। ये माइक्रोसॉफ्ट जो है बिल गेट्स उसके फाउंडर हैं। सेकेंड है इसमें चार्ल्स बैबेज, जो कि आपको पता है कि ये हैं, इनको कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। लेकिन इसके साथ साथ मैंने आपको कहा ना, जितने भी ऑप्शंस हैं सारे ऑप्शंस को सही तरीके से पढ़ें और सारे ऑप्शंस को आप डिस्कशन कर पाएँ, ताकि एग्ज़ाम के अंदर अगर आपका इस क्वेश्चन के अलावा कुछ और क्वेश्चन आया तो वो भी आप आंसर दे सकें। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ गया कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है, तो बिल गेट्स, ये आपको आंसर मिल गया। साथ में जो थर्ड आपका ऑप्शन देखने को मिल रहा है ये है टिम बर्नर्स ली। ये कौन है? तो ये हैं जो आप देखते हैं, आप लिखते हैं www। ठीक है, जो वर्ल्ड वेब आप लिखते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब जो आप लिखते हैं, ये उसके फाउंडर हैं, इन्होंने इसको बनाया है। तो तीनों ही चीज़ें आपको पता चल गई। ये माइक्रोसॉफ्ट, ये हैं आपके माइक्रोसॉफ्ट, ये हैं आपके कंप्यूटर, और ये हैं आपके www जो आप यूज़ करते हैं, वो आपके इन्होंने बनाया हुआ है। तो तीन आपके क्वेश्चंस डिफरेंट जो हैं वो सॉल्व हो चुके हैं। चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है कि विच रिवर इज कॉल्ड दक्षिण गंगा, यानी साउथ गंगा। साउथ इंडिया में जिस रिवर को गंगा कंसीडर करा जाता है, जैसे नॉर्थ में आपको पता है गंगा है, उसी तरीके से साउथ की भी एक नदी है जिसको कि आप गंगा कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको अभी कहा था कि कभी भी आप किसी क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ उसके आंसर को मत फोकस कीजिए। अगर आप सिर्फ आंसर को फोकस करेंगे तो क्या होगा, आप इस क्वेश्चन को तो पढ़ लेंगे, लेकिन फिर से देखिए क्या गारंटी है कि यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के अंदर आने वाला है। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस हैं, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा। इन चारों में आपको देखिए एक चीज़ है कि ये चारों ही जो है ये साउथ में ही है रिवर। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाएगा। इसका जो आंसर है वो है आपका गोदावरी। गोदावरी इसका आंसर है। ठीक है, ये आपका
आंसर, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए इसमें कुछ और ऑप्शंस रहते, इसमें मान लीजिए इंडस रहता, इसमें झेलम रहता, चेनाब रहता, ब्रह्मपुत्र रहता, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अपने सेंस का इस्तेमाल करना होगा कि अगर आपको सही आंसर नहीं भी पता है, लेकिन आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 2 नदियाँ, यहाँ पे मैंने ऑप्शन ए कावेरी को काट कर मैंने यहाँ पे डाल दिया इंडस, ठीक है। ऑप्शन बी मैंने कृष्णा काट के यहाँ पे ब्रह्मपुत्र डाल दी। तो अगर मैं इस तरीके के 2 ऑप्शन देखता हूँ तो देखिए क्या कहा मैंने आपको, ज़रूरी नहीं है मुझे सारे क्वेश्चंस के आंसर पता हो, लेकिन अगर मुझे ये पता है कि ये 2 ऑप्शन नहीं हो सकते, तो अब कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। गोदावरी और नर्मदा में से मुझे चूज़ करना आसान हो जाएगा, ठीक है। और अगर थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि नर्मदा किस तरह बहती है, गोदावरी किस तरह बहती है, तो मैं शायद इसको और नज़दीक जा सकता हूँ, ठीक है। ये तभी करना है देखिए जब आपको आंसर पता नहीं, जब तो आंसर पता है तब तो इसमें देखिए एग्जाम के अंदर इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आंसर नहीं पता है तब ये डिस्कशन करने की ज़रूरत ज़रूर पड़ सकती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है जवाहर टनल इज सिचुएटेड इन, जवाहर टनल कहाँ आपकी जवाहर टनल सिचुएटेड है, ठीक है। तो जो जवाहर टनल है ये मेघालय, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अगर ट्रैवल किया है, देखा है, तो फिर तो आंसर इजी हो जाएगा। अगर नहीं देखा है तो इसका जो आंसर है वो है आपका जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में आपकी जवाहर टनल सिचुएटेड है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसमें क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं डिस्कशन करने के लिए। कन्याकुमारी, अगला क्वेश्चन कह रहा है कन्याकुमारी इज इन द स्टेट, कौन से स्टेट में आपका कन्याकुमारी सिचुएटेड है, कौन से स्टेट में कन्याकुमारी सिचुएटेड है। तो देखिए कन्याकुमारी, अब अगेन ऑप्शंस हैं ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है। अब समझिए बात को, कन्याकुमारी क्या है, ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। भारत देश का सदर्न मोस्ट पॉइंट है कन्याकुमारी। उड़ीसा किस तरफ है, अगर आप इंडिया के मैप को समझते हैं तो उड़ीसा लगभग इधर आता है, ठीक है। केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये थोड़ा सा 3 स्टेट तो क्लोज हो गए, तो देखिए मेरा एक ऑप्शन तो बंद हो गया। लेकिन सदर्न मोस्ट का क्या मतलब होता है, सदर्न मोस्ट का मतलब होता है यहाँ पर, है ना, आपका साउथ में जो सबसे नीचे होगा, इसका जो आंसर है वो है आपका तमिलनाडु, ठीक है। तो यहाँ पर अगर नहीं पता है मुझे कन्याकुमारी कहाँ है, लेकिन अगर मुझे मैप पता है, मैंने मैप देखा हुआ है और वहाँ मुझे पता है कि भाई इधर जो है तमिलनाडु है, तो मैं तब भी इसका आंसर जो है सही दे पाऊँगा, ठीक है। तो समझे आप ऑप्शंस को किस तरीके से, इसलिए मैंने आपको कहा ना, जब आप MCQ पढ़ रहे हैं तो आप MCQ के आंसर से ज़्यादा उसके ऑप्शन पे फोकस कीजिए। जितने ऑप्शन आपको उसके अंदर देखने को मिल रहे हैं आप सबको डिस्कस कीजिए, यही तरीका अच्छा है MCQ को पढ़ने का। अगला क्वेश्चन कह रहा है वेयर आर टैंक्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, जो आपके डिफेंस टैंक यूज़ करती है वो कहाँ मैन्युफैक्चर होते हैं, ठीक है। तो 4 ऑप्शंस इसमें देखने को मिल रहे हैं आपको जबलपुर देखने को मिल रहा है, आपको बेंगलुरु देखने को मिल रहा है, आपको अवधी देखने को मिल रहा है, आपको न्यू दिल्ली देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये 3 नाम तो मुझे लगता है थोड़ा सा, कम से कम 2 नाम मुझे लगता है बेंगलुरु और न्यू दिल्ली सुना हुआ आपने होगा, ये अवधी और जो आपका जबलपुर है ये मुझे लगता है ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3 ये थोड़ा सा नया नाम है। ये आपका तमिलनाडु के अंदर आता है, ये चेन्नई तमिलनाडु में पड़ता है, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। और ये सॉरी, यही मेरा आंसर भी है, ठीक है। अब ये तो आपको देखिए याद करना पड़ेगा कि भारत देश के अंदर टैंक कहाँ बनते हैं, ठीक है। अब देखिए न्यू दिल्ली के अंदर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं हो सकती, क्योंकि न्यू दिल्ली के अंदर क्या है, जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बैन है, तो यहाँ आप इस तरीके को मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि आपको मैन्युफैक्चरर का बताना है कि कौन से स्टेट में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और आपको वहाँ ऑप्शन जो है न्यू दिल्ली देखने को मिले, तो आपने ध्यान देना है कि भाई न्यू दिल्ली के अंदर तो ऐसी चीज़ें हो नहीं सकती है। तो एक ऑप्शन तो देखिए मेरा कट हो गया। अब जहाँ तक मैंने आपको बताया ऑप्शन जो है 3 है, लेकिन मैं 1 और 2 पे भी बात करना चाहूँगा। जबलपुर के अंदर आपकी जो हैवी मिलिट्री गन्स हैं
वो बनती हैं। और बेंगलुरु के अंदर आपका बनता है एरोनॉटिक्स, यानी HAL यहाँ है, ठीक है। ये चीज़ें बेंगलुरु क्या है, बेसिकली वो टेक वाली चीज़ें वहाँ बनती हैं, ठीक है। तो बेंगलुरु के अंदर आपका एरोनॉटिक्स, यहाँ जो है एरोनॉटिक्स, एरो इज रिलेटेड टू एयर, एरोनॉटिक्स, ठीक है। ये आपका बेंगलुरु के अंदर है। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसमें मैंने आपको 2-3 चीज़ें पढ़ा दी। एक तो मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया, दूसरा मैंने आपको जबलपुर का भी बता दिया कि वहाँ जो है मशीन्स बनती हैं और गन, जो हैवी गन्स होती हैं वो बनती हैं। और तीसरा मैंने आपको बेंगलुरु का भी जवाब दे दिया कि बेंगलुरु के अंदर क्या है, आपको टेक या एरोनॉटिक्स वाली चीज़ें जो है आपकी बेंगलुरु के अंदर अगला क्वेश्चन है हमारा, ये है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है घाना, ये बेसिकली घाना है, GH, यहाँ पर H आएगा। घाना बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन, घाना बर्ड सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है? अगेन ऑप्शंस के बिना कभी भी MCQ को पढ़ना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे तो ऑब्वियसली बात है, इसको आपको याद करना होगा, तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन तो नहीं हो पाएगा। फिर भी आप देख लीजिए, असम में आप देखिए कि असम के अंदर क्या है, आंध्र प्रदेश के अंदर क्या है, राजस्थान के अंदर क्या है, ठीक है। कौन सी बर्ड सेंचुरी, कौन सा मतलब देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए हैं कि असम के अंदर भी क्या कोई बर्ड सेंचुरी है। आप थोड़ा सा देखिए, आज के दिन में गूगल है, आप गूगल कीजिए, बुक्स खोलिए, ठीक है, आप ढूंढिए आंध्र प्रदेश के अंदर कौन सा है। फिलहाल मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको, इसका आंसर है राजस्थान। लेकिन इसके साथ साथ इसका एक फैक्ट भी बता देता हूँ, जो घाना बर्ड सेंचुरी है इसको एक और नाम से जाना जाता है, यानी इससे पहले इसका नाम कुछ और था, ये था भरतपुर ये भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से आप इसे जानते थे। अब इसका नाम चेंज होके घाना बर्ड सेंचुरी हो गया है। भरतपुर जो है राजस्थान के अंदर है। अगले उस पे चलते हैं। ये है आपका अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है द पोएट हु रोट द फेमस सॉन्ग ए मेरे वतन के लोगो। सुना होगा आपने गाना ए मेरे वतन के लोगो। ये किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, पोएट प्रदीप ने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, या हरवंश राय बच्चन ने लिखा है। कुछ फेमस नाम है ये, अगर आप रीड करते हैं तो आपको रामधारी सिंह दिनकर ज़रूर पता होगा, ठीक है, कवि थे। प्रदीप थोड़ा सा मुझे लगता है नाम जो है सुना नहीं होगा। रविंद्रनाथ टैगोर ज़रूर आपने सुना होगा, ठीक है, सर का इनको टाइटल मिला था, ठीक है, नाइटहुड। हरवंश राय बच्चन सुना होगा आपने, एक इनकी बड़ी फेमस कविता है जिसमें आप चींटी का उसमें ना कि चींटी जो है दाना लेकर बार बार चढ़ती उतरती, वो है कि जिसमें आपने अपनी बुक के अंदर पढ़ा होगा, जिसका क्या है उसमें था कि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, ठीक है, उसको ज़रूर पढ़िएगा, पढ़ना चाहिए। देखिए आपको इसका जो आंसर है वो है प्रदीप। लेकिन इसके साथ साथ जितने भी आपको ये 3 और कवि यहाँ पर दिख रहे हैं, प्लीज़ इन तीनों के बारे में कुछ ना कुछ पढ़िएगा। रविंद्रनाथ टैगोर बड़ा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे नाम है, इनको मिला है नोबेल प्राइज़, और नोबेल प्राइज़ मिला है गीतांजलि के लिए। गीतांजलि, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक चीज़ बता दी कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है इनको नोबेल प्राइज़ मिला है, और इनको मिला है इनकी बुक गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज़, ठीक है। आगे बढ़ते। ये है आपका अगला जो कह रहा है हु फाउंडेड द रेड क्रॉस। रेड क्रॉस को किसने फाउंड करा, कौन इसका फाउंडर है? तो रेड क्रॉस है क्या, ठीक है। ऑप्शंस यहाँ पे फिलहाल 4 हैं। फिलहाल पहले हम आंसर की बात करते हैं। मदर टेरेसा, JH डुनंट, या हेलेन केलर, या नेल्सन मंडेला, ठीक है। मेरे ख्याल से मदर टेरेसा आपने सुना हुआ होगा, ठीक है। नेल्सन मंडेला मेरे ख्याल से आपने सुना होगा, साउथ अफ्रीका के ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे, ठीक है,
साउथ अफ्रीका के अंदर क्या था? ये थे आपके फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। साउथ अफ्रीका के अंदर आपको पता है कि वहाँ क्या हुआ करता है, वहाँ भेदभाव हुआ करता था ब्लैक एंड वाइट को लेकर। नेल्सन मंडेला बड़ी लंबी चौड़ी लड़ाई लड़के इस जो भेदभाव था इसको ख़त्म करते हैं और ये बनते हैं यहाँ के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला, हेलेन केलर में भी नाम ये थोड़ा सा नया होगा आपके लिए। J.H. डोनाल्ड मेरे ख्याल से नाम नया है। मदर टेरेसा आपने ज़रूर सुना हुआ है। ठीक है, इसका जो आंसर है रेड क्रॉस का वो है J.H. डोनाल्ड। ठीक है, ये इसके आंसर हैं। और रेड क्रॉस है क्या? रेड क्रॉस क्या है बेसिकली? रेड क्रॉस आपने देखा होगा, गाड़ियों पे आपने सिंबल देखा होगा इस तरीके से बना हुआ। और किसकी गाड़ी पे बना रहता है? ये बना रहता है डॉक्टर्स की गाड़ी पे, एम्बुलेंस वगैरह पे। ठीक है, रेड क्रॉस बेसिकली इसलिए बनाया गया था जब J.H. डोनाल्ड ने देखा कि वॉर के अंदर किस तरीके से जो इंजर्ड हैं उन लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, उसी को देखते हुए इस सोसाइटी को बनाया गया था जिसको आप कहते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी। यानी बेसिकली इंजर्ड को ट्रीट करने के लिए ये चीज़ें बनाई गई थी, उनका ध्यान रखने के लिए। ठीक है, तो रेड क्रॉस इज़ रिलेटेड टू मेडिकल। आपको ये ध्यान देना होगा कि रेड क्रॉस जो है वो मेडिकल से रिलेटेड है। ये है अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस टिल दे अटेन द एज ऑफ। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो कितने साल तक सर्व कर सकते हैं, यानी कब तक उनकी एज रहती है, वो कब तक अपना जो काम है वो कर सकते हैं? तो इसका आंसर है 65 ईयर्स। ठीक है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिस्कशन है नहीं। जब हम सुप्रीम कोर्ट को पढ़ेंगे वहाँ पे हम थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में भी जानेंगे। अगला कह रहा है द ग्रेट स्कॉलर हु ड्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान ड्राफ्ट किसने किया है? ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी में भी आपने सुना होगा, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे। तो अगर आपको ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन पता है और आपको ये नहीं पता है कि किसने ड्राफ्ट किया है, तो वही आंसर है बेसिकली। ठीक है, और इसका आंसर है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यही हैं जो कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे। अगला है ओलंपिक। आपने सुना होगा, दुनिया भर के लोग जाते हैं, दुनिया भर के देश जो है यहाँ पार्टिसिपेशन लेते हैं। आपको ये पता होगा शायद ओलंपिक जो गेम्स हैं, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द टाइम गैप बिटवीन टू ओलंपिक गेम। यानी एक से जो दूसरा ओलंपिक गेम होता है उसके बीच में कितने टाइम का वहाँ पर गैप है, कितने टाइम का आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, यानी कितने साल बाद दूसरा ओलंपिक होता है। तो इसका जवाब है 4 ईयर्स। ठीक है, 4 साल में आप ओलंपिक दोबारा होते हुए देख सकते हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, लिएंडर पेस इज फेमस प्लेयर ऑफ। जो लिएंडर पेस हैं ये भारत के ही खिलाड़ी हैं। ठीक है, सचिन तेंदुलकर आपने सुना होगा, आपने विराट कोहली सुना होगा, आपने MS धोनी सुना होगा, बहुत सारे अदर स्पोर्ट्स हैं। तो थोड़ा सा अदर स्पोर्ट्स की तरफ भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया। उसमें से एक प्लेयर थे लिएंडर पेस, और ये खेला करते थे आपका लॉन टेनिस। ठीक है, ये इसका आंसर है। ये तो कैपिटल है, बड़ा ही सिंपल है। तो कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड, पोर्ट ब्लेयर, सिलवासा, दमन, कवरती। ठीक है, 4 नाम हैं। अगेन ऑप्शन बेस में ऐसा हो सकता है कि मुझे लक्षद्वीप की कैपिटल नहीं पता है। ठीक है, लेकिन ये हो सकता है ना कि इन 4 में से मुझे ये पता है कि पोर्ट ब्लेयर कहाँ है, दमन एंड दीव आपने सुना होगा। ठीक है, अब इतना मेरे ख्याल से आपको पता है कि लक्षद्वीप अलग है और दमन एंड दीव अलग है। तो दमन तो मुझे लगता है नहीं आपको ज़्यादा परेशान करेगा। पोर्ट ब्लेयर भी मेरे ख्याल से आप समझते होंगे कि पोर्ट ब्लेयर जो है वो लक्षद्वीप से अलग है। ठीक है, इसका जो आंसर है वो है कावारती। ठीक है, ये आप या तो याद कर लीजिए। कई चीज़ें जो आपको याद नहीं हो रही हैं, आपको समझना है कि 4 ऑप्शंस में से आपको अगर 2 या 3 ऑप्शंस के बारे में पता है कि देखो ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता है,
है ना। मैंने ये देख लिया कि यार लक्षद्वीप के अंदर पोर्ट ब्लेयर नहीं हो सकता, क्योंकि पोर्ट ब्लेयर तो नहीं है ना। लक्षद्वीप तो अलग है, अंडमान निकोबार अलग है, दमन अलग है, ठीक है। तो पोर्ट ब्लेयर है वो कहाँ है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप देखिए पोर्ट ब्लेयर टिक कर रहे हैं तो फिर दिक्कत है, फिर तो आपको पता ही नहीं कि पोर्ट ब्लेयर कहाँ है। तो सारे जवाब मुझे नहीं पता हो सकते, लेकिन कम से कम इतना तो पता हो सकता है कि पोर्ट ब्लेयर कहाँ है। अगर मैं सिर्फ मैप को भी देख लूँ सही तरीके से, पोर्ट ब्लेयर मुझे वहाँ दिख जाएगा, ठीक है। और जिसको नहीं पता पोर्ट ब्लेयर, आज जाके मैप देखिएगा, इसीलिए मैं इसका आंसर नहीं कर रहा हूँ। आप मैप देखिएगा, आपको पता चलेगा पोर्ट ब्लेयर कहाँ है। नेक्स्ट, मैट्रियर्स डे इज सेलिब्रेटेड। कब ये सेलिब्रेट होता है? तो 2 बार इसे सेलिब्रेट किया जाता है, अगर आपको पता हो, ठीक है। तो एक मैं आपको बताऊंगा, ये सेलिब्रेट होता है 30 जनवरी को, ये आपका सेलिब्रेट होता है 30 जनवरी को। और क्यों सेलिब्रेट होता है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी अदर डेट है, 2 अक्टूबर, 7 दिसंबर, 14 नवंबर, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं सारी की सारी। याद कीजिए क्या है यहाँ, अगर याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो ढूंढिए, ठीक है। अच्छा, मैट्रियर्स डे यानी शहीदी दिवस कब होता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। और 30 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? गांधी जी की वजह से, ठीक है। गांधी जी की हत्या करी गई थी और इसीलिए जो है यहाँ पे मैट्रियर्स डे मनाया जाता है। मैट्रियर्स डे एक और दिन मनाया जाता है, शहीद भगत सिंह, ठीक है। शहीद भगत सिंह की जिस दिन शहादत हुई थी, जिस दिन उनकी फांसी हुई थी, उस दिन भी जो है हम शहीदी दिवस मनाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, जब मैं अगले संडे आपसे मिलूँगा तो मैं इसको पूछूँगा, या आप इसको कमेंट बॉक्स में डालिए कि कब वो मनाया जाता है, ठीक है। वही मैंने आपको कहा ना, क्वेश्चन जो हैं यहाँ ज़रूरी नहीं है यही आपका एग्ज़ाम के अंदर है। एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन कुछ और हो सकता है, तो मैं क्या पढूँ और कैसे पढूँ? ऑप्शन से मेरा आंसर हो सकता है, अगर मैं कोई चीज़ पढ़ रहा हूँ और वो रीचेबल है। देखिए जीके बहुत वास्ट है, ये आपको समझना होगा, जीके बहुत वास्ट है, मैं कितना कवर कर पाऊँगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा तो पढ़ने की कोशिश करूँ कम से कम, ठीक है। तो जो मेरे रीचेबल है, जो मेरे नज़दीक है, जैसे मैंने कहा ना ये डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, ढूंढिए इन डेट्स को, क्या हुआ है, क्या है 7 दिसंबर को, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद आ रहा होगा शायद, ठीक है। नहीं आ रहा है तो ढूंढिए, आपको याद करने की ज़रूरत है। तो मैट्रियर्स डे भी आप 2 दिन मनाते हैं, आप प्लीज़ देखिए कि जो मैट्रियर्स डे है वो क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, ठीक है। 2 मैंने बता दिया, मैंने कहा ना, एक मैंने बता दिया, दूसरा आप ढूंढेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट वुमेन IAS ऑफिसर इन इंडिया, ठीक है। जो पहली महिला फर्स्ट वुमेन बनी IAS बनने वाली, वो कौन थी भारत देश की, ठीक है। तो पहले आंसर की बात करते हैं, फिर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। इसका आंसर है सी, अन्ना राजन जॉर्ज। ये आपकी फर्स्ट IAS बनी वुमेन। किरण बेदी सुना होगा नाम आपने, ठीक है। कई लोग तो इस पर किरण बेदी टिक मार के आ जाएंगे, है ना। जैसे क्वेश्चन देखेंगे, उन्होंने पहला ऑप्शन देखा और उन्होंने कहा किरण बेदी। देखो सरोजनी नायडू मत टिक मार देना भाई, तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो जाएगी। किरण बेदी मेरे ख्याल से आप मार सकते हैं टिक, लेकिन आपको ध्यान देना होगा इस चीज़ का कि IPS थी। IAS में टिक मार के आ जाना। कई लोग तो मैंने कहा ना इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सीधा किरण बेदी और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खत्म हो गया। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको 1-2 चीज़ें बता दी। एक तो मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया, दूसरा मैंने आपको एक और क्वेश्चन बता दिया कि किरण बेदी जो है वो फर्स्ट IPS थी। तीसरा आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता देता हूँ, IAS का फुल फॉर्म क्या है और IPS का फुल फॉर्म क्या है। तो ये है इंडियन पुलिस सर्विस, इस P का मतलब है पुलिस, ठीक है। यानी भारत के पुलिस जो होती है उसके जो भी टॉप रैंक ऑफिसर होते हैं वो कहाँ से आते हैं, IAS से आते हैं। ये सारे एग्ज़ाम जो है UPSC कंडक्ट कराता है, UPSC जिसको आप कहते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। और यहाँ से आप IAS बनते हैं, IPS बनते हैं। तो IAS होता है जिसको आप कहते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन, राजतंत्र जो चलता है, एडमिनिस्ट्रेशन जो चलता है वो ये चलाते हैं, ठीक है। और जो पुलिस सर्विस चलाते हैं वो ये चलाते हैं, ठीक है। जितने भी आपके टॉप
रैंकिंग पुलिस ऑफिसर होंगे, सारे के सारे आईपीएस होंगे। अगर आप उनके टोपी देखेंगे या आप उनके शोल्डर के ऊपर बैचेस देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो स्टेट पुलिस है उसके ऊपर लिखा रहता है ना उत्तराखंड पुलिस, दिल्ली पुलिस, लेकिन कोई भी आईपीएस है उसके आप उत्तराखंड पुलिस या दिल्ली पुलिस नहीं, यानी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर डायरेक्टली आते हैं और उनकी जो कैप पे आईपीएस लिखा रहता है। आप यहाँ पे भी बैच देखेंगे उसमें भी आईपीएस ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक तो मैंने आपको फुल फॉर्म बना दी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये है इंडियन पुलिस सर्विस। ठीक है, यूपीएससी है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी यूनियन को सर्विस कमीशन जो सर्व करता है। अगला है दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? तो दुधवा नेशनल पार्क आपका है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के अंदर आपका दुधवा नेशनल पार्क है। अब यहाँ पर मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, मैं कभी अगले वीडियोस में ज़रूर इसको कवर अप करूँगा। नेशनल पार्क एक होता है नेशनल पार्क, एक है आपका नेशनल पार्क। ठीक है, यह है आपका 1। 2 है आपका बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो नेशनल पार्क क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, एक और चीज है। ठीक है, एक और चीज़ है। अब क्वेश्चन ये है कि नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, और तीसरा है अगली चीज़ क्या है। ठीक है, 3 डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ये तीनों ही जो है आपको पता होनी चाहिए, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा कि भाई क्या होता है नेशनल पार्क, क्या होता है बायोस्फीयर रिजर्व, और क्या वो तीसरी चीज़ें जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, आप इसको ढूंढिए। अगले कुछ दिनों में मैं इसके लिए भी एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको इन तीनों को ही एक्सप्लेन करूँगा और साथ में तीनों के ही आपको डिफरेंस समझाऊँगा कि तीनों में फ़र्क क्या है। ठीक है, ये मैं आपको लिए कवर करूँगा। फ़िलहाल मैंने आपके लिए काम छोड़ दिया, जो मैं आपके लिए काम छोड़ के जा रहा हूँ आप इसके कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर दे सकते हैं, आप इसे ढूंढ सकते हैं। ठीक है, हमें पता चल जाएगा कि आपको ये बात पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है हु इज़ फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन, जो आपके सिख होते हैं उनका जो रिलीजन है, ठीक है, फाउंडर कौन है। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह आपने नाम सुना होगा। ठीक है, गुरु नानक आपने नाम सुना होगा, ये 2 नाम मैं मानता हूँ कि आपने सुने हुए। ठीक, तो गुरु नानक ये है फाउंडर, यानी ये है इस क्वेश्चन का आंसर, गुरु नानक। ठीक है, अब थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूँ। जो गुरु अंगद हैं ये नंबर 2 के गुरु हैं। ठीक है, जो गुरु रामदास हैं ये नंबर 4 के गुरु हैं, और जो गुरु गोविंद सिंह हैं ये हैं आपके 10th गुरु। ठीक है, और कुल मिलाकर कितने गुरु हैं, तो 10 गुरु हैं। ठीक है, ये आखिरी थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, इसके बाद कोई भी ह्यूमन को गुरु नहीं बनाया गया। उसके बाद किसको गुरु माना जाता है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, इसका मैं आंसर आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आप इसको कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। 2 आंसर्स आपने देने हैं। एक क्वेश्चन मेरा है कि गुरु कौन है। ठीक है, जो सिख रिलीजन है ये मैं क्वेश्चन 1 आपके लिए दे के जा रहा हूँ कि गुरु कौन है। ठीक है, 10 आए, उसके बाद कोई भी गुरु नहीं बना तो आप गुरु कौन है। दूसरा जो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, स्क्रिप्ट कौन सी है, क्या नाम है उस स्क्रिप्ट का। हर लैंग्वेज की स्क्रिप्ट होती है, तो कौन सी वो स्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। बाकी और भी गुरु हैं, इसमें एक नाम मैं और बता देता हूँ आपको, जो गुरु अर्जुन देव। ठीक है, वो इसलिए फेमस है, वो आपको कहाँ आपको टर्न करना है उसके लिए आपको टर्न करनी है हिस्ट्री, वहाँ आपको समझ आएगा कि गुरु अर्जुन देव क्यों मैंने नाम लिया है। ठीक है, अगला
क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है अगला क्वेश्चन, विच स्टेट इज नोन, एक ये है कि गायब हो गया यहाँ से, विच स्टेट इज नोन एज स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कौन से स्टेट को कहा जाता है। अब फिर से थोड़ा सा ऑप्शन बेस पे बात कर लेते हैं। मैंने आपको कहा कि ऐसा हो सकता है कि मुझे आंसर नहीं पता, ये बिल्कुल पॉसिबल है ना, ऐसा ज़रूर नहीं मुझे पता है। लेकिन अगर मुझे ये पता है कि स्पाइसेस उगते किस तरह में भारत देश के अंदर, कहाँ स्पाइसेस उगते हैं, किस तरीके की वेदर चाहिए, कैसा रेनफॉल चाहिए, कैसी मिट्टी चाहिए, तो शायद मैं आंसर की तरफ थोड़ा सा नज़दीक रह सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए अगर मैं स्पाइसेस की बात करूँ तो स्पाइसेस जो भारत देश के अंदर सबसे ज़्यादा उगते हैं वो उगते हैं आपके घाट्स पे, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट में भी है, वेस्टर्न घाट थोड़ा सा प्रोमिनेंट है। अब यहाँ पर अगर आपको पता है कि वेस्टर्न घाट कहाँ है तो आप नज़दीक पहुँच जाएंगे। आंसर नहीं मिलेगा वेस्टर्न घाट से सीधा, क्योंकि वेस्टर्न घाट क्या है, थोड़ा सा वो लंबा सा है, माउंटेन है, लंबा है। ठीक है, ढूंढिएगा आज वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। ठीक है, ये साउथ इंडिया में है। अब मैं इसका आंसर दे चुका हूँ, अगर मैं साउथ इंडिया बोल चुका हूँ तो एक जो मेरा आंसर कट हो जाता है वो है उत्तराखंड। ठीक है, स्पाइस गार्डन, क्योंकि मैंने कहा साउथ इंडिया की तरफ ज़्यादा ये चीज़ें, क्योंकि स्पाइसेस के लिए बेसिकली क्या चाहिए, स्पाइसेस के लिए ना बेसिकली आपको चाहिए काली मिट्टी। ठीक है, उपजाऊ होती है। ठीक है, वेदर उस तरीके का चाहिए होता है, वो साउथ इंडिया में अवेलेबल है। तो वेस्टर्न घाट में आपको उसका जवाब दे चुका हूँ। इसका आंसर है केरला। केरला को आप भारत देश का स्पाइस गार्डन बोलते हैं। ठीक है, तो वही मैंने आपको कहा, अगर आप थोड़ा सा स्टेट को समझते हैं, और यहाँ पे तो चलिए ऑप्शन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आ गए, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, लेकिन अगर ऑप्शन थोड़ा सा ईजी बने आपके लिए, अगर एग्जामिनर आप पे थोड़ा सा मेहरबान रहा कि उसने कहा नहीं भाई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं बनाना है, ईजी बनाए, और आप उसके बावजूद भी अगर आंसर नहीं जानते हैं और आप फिर भी अपने सेंसेस का यूज़ करके ये नहीं समझ पा रहे कि स्पाइसेस कहाँ उगता है, ठीक है, बहुत सारे जवाब ना आपको ना एग्ज़ाम में बैठकर ही ढूंढने पड़ सकते हैं। ऐसा हो सकता है, देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं है ना जो क्वेश्चन आपने पढ़े एग्ज़ाम में आ गया। देखो ऐसा कभी नहीं होता। अगर मैं आपको क्वेश्चन करा लूँ और मैंने कहा देखो जो क्वेश्चन मैंने पढ़ाया सारे एग्ज़ाम के अंदर आएंगे, तो देखिए ये क्या है, ये तो देखो फिर वो वाली बात है ना, पेपर मैंने थोड़ी बना रखा है। कई लोग हैं ना कि बस मेरा वाला पढ़ लीजिए और इतना ही काफ़ी है आपके लिए, तो देखिए ऐसी बात नहीं करी जाएगी यहाँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर ऐसा है तो फिर आप समझ लो कि मैं ही एंटी हूँ। ठीक है, फिर मैं ही पेपर बना रहा हूँ और मैं ही आपको यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है ना, 20 मार्क कराया, 15 आ गए, मैंने कहा वाह भाई मैं बड़ा अच्छा टीचर हूँ। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, ये सब झूठ है। आप अपना कवर अप कीजिए, अपनी मेहनत कीजिए। चलो तो आगे बढ़ते हैं और जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 19। ये पूछ रहा है कान्हा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, यानी कान्हा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है। ये है आपका मध्य प्रदेश के अंदर, और कान्हा नेशनल पार्क जो है ये एक टाइगर रिजर्व भी है। यहाँ एक टाइगर रिजर्व है जहाँ आप बंगाल टाइगर देख सकते हैं। ये स्पेशल किस्म का नेशनल पार्क है। बाकी नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वो मैं आपको पहले भी पूछ चुका हूँ एक बार। आप प्लीज़ उसको कमेंट कीजिए, बताइए वो तीसरी चीज़ क्या है, और डिफरेंस अगर आप बता सकते हैं तो ज़रूर आप बताइए कि नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व में डिफरेंस क्या होता है। इसके अलावा बाकी के जो ऑप्शंस हैं इन्हें भी आप ढूंढने की कोशिश कीजिएगा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या कोई नेशनल पार्क है, क्या असम के अंदर कोई है, उत्तर प्रदेश के अंदर है, और है तो उनका नाम क्या है। तो उनको भी याद कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो इसी क्वेश्चन को नहीं रिपीट करेगा, वो आपके लिए नया क्वेश्चन लेके आ सकता है। अब बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है रशियन रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन द ईयर। रशियन रेवोल्यूशन कब हुआ है। तो रशियन रेवोल्यूशन हुआ आपका 1917 में। ये हुआ है ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और ड्यू टू वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ठीक है, ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वजह से ही हुआ है। और ये आपका एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर कर दी गई है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब हुआ है। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है 1914 से लेकर 1918 में ये जाकर ख़त्म हुआ है। और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होने की वजह से देश के अंदर बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी रशिया के अंदर, और उसी वजह से जो लोग थे वो रशियन रेवोल्यूशन करने पर
उन्हें मजबूर हुए। ठीक है, तो ये बेसिकली गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट था लोगों का, जो कि एक बड़ा रेवोल्यूशन बन गया, जिसको आप रशियन रेवोल्यूशन कहते हैं। तो ये था मेरे एंड से इतना ही। बाकी हम अगले संडे एक बार फिर से मिलेंगे। ये मैराथन जो है ख़त्म नहीं हुई है, सिर्फ मेरा वाला पार्ट ख़त्म हुआ है। अब इसके बाद जो है वो साक्षी मैडम कंटिन्यू करेंगे और एक एक करके बाकी लोग आते रहेंगे। आप पूरे मैराथन को ध्यान से देखेंगे और जो भी आपको इसमें क्वेश्चन करे जाएंगे उसको आप कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, मेरा नाम साक्षी खंकरियाल है। तो चलिए मैराथन को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपका 21 क्वेश्चन है, गोल्डन रेवोल्यूशन रेफर्स टू। तो गोल्डन रेवोल्यूशन का मतलब हम समझेंगे, गोल्डन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और हर रेवोल्यूशन का मतलब कोई युद्ध या क्रांति नहीं होता। एग्रीकल्चर में गोल्डन रिवॉल्यूशन का मतलब है किसी चीज़ की प्रोडक्शन में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी होना। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका आंसर है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, आपके मेडिसिनल प्लांट्स एंड फ्लावर्स की खेती करना। जब आपके फ्रूट्स, फ्लावर्स, मेडिसिनल प्लांट्स, फ्लावर्स, इन सब की तेज़ी से प्रोडक्शन हुई और तेज़ी से बढ़ोतरी होती गई तो उस पीरियड को गोल्डन रिवॉल्यूशन कहा गया। ठीक है, तो अब बाकी के जैसे ऑप्शन समझेंगे। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर का मतलब होता है सिल्क वॉर्म का पालन करना। किसके लिए? सिल्क बनाने के लिए। लोग सिल्क वॉर्म को पालते हैं ताकि उससे वो सिल्क यानी आपका रेशम बना सके, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेरीकल्चर। वहीं पे आप देखेंगे मिल्क प्रोडक्शन। जैसे कि गोल्डन रिवॉल्यूशन है, वैसे ही मिल्क प्रोडक्शन किस में आता है? आपके वाइट रिवॉल्यूशन में। जहाँ पे अगर आपका क्वेश्चन आएगा वाइट रिवॉल्यूशन रेफर्स टू, तो वहाँ आपका आंसर होगा मिल्क रिवॉल्यूशन। इस बात पे आप ध्यान देना, ये क्वेश्चन आपको अलग बन के आ सकते हैं, तो सारे ऑप्शन को आप अच्छे से समझेंगे। वहीं पे है आपका एग रिवॉल्यूशन। तो एग रिवॉल्यूशन रिलेटेड है सिल्वर से। कहीं पे आपका क्वेश्चन आएगा कि सिल्वर रिवॉल्यूशन रेफर्स टू, तो आप बोलेंगे एग, आपका ऑप्शन होगा एग। तो इन बातों को आपने ध्यान में रखना है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट हैज बीन बिल्ट ऑन द रिवर। इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट पहले तो आपका कहाँ पे बना है? आपका इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट बना है राजस्थान में। कौन से स्टेट में बना है? राजस्थान में। और कहाँ, और कौन सी रिवर वहाँ के कैनाल्स को वाटर देती है? वो है आपकी सतलुज। सतलुज रिवर है जो आपकी इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट में हेल्प करती है पानी पहुंचाने में। तो वहीं हम समझते हैं जैसे और ऑप्शंस को, जैसे कि आपके पास है झेलम। तो देखिए, झेलम जो है वो आपकी कश्मीर में बहती है। ठीक है, तो जैसे कि आपको याद रखना है कि इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट कहाँ बना है? राजस्थान में। तो आप समझ जाएंगे पहले ही ऑप्शन से कि ये तो कश्मीर में है आपकी झेलम, तो ये ऑप्शन वैसे भी कैंसिल हो रहा है यहाँ पे। वहीं आप सेकंड ऑप्शन देखेंगे गंगा। गंगा क्या है? आपकी उत्तराखंड से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में गिरती है। उत्तराखंड से निकलती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो ये ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। अब है ऑप्शन आपका डी, चंबल। चंबल आपकी मध्य प्रदेश से निकलती है। ये राजस्थान से होकर उत्तर प्रदेश पे जाती है, पर फिर भी इस पे कैनाल प्रोजेक्ट आपका नहीं है, तो यह ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा और सही आंसर है आपका सतलुज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। हु इज द ऑथर ऑफ द एपिक रामायण? अब देखिए, रामायण के बारे में आप सबको पता है। तो रामायण सबसे पहले किसने लिखी थी? हमारे महर्षि, फेमस पोएट महर्षि वाल्मीकि ने। इन्हें आदि कवि के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने रामायण लिखी थी संस्कृत में। ठीक है, वहीं हम और ऑप्शन देखेंगे। तुलसीदास। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी आपकी, और कौन सी भाषा में लिखी थी? अवधी में। इन्होंने अवधी में लिखी थी। और आपको याद रखना है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी। वहीं कंबन, कंबन रामायण का तमिल वर्जन है।
कंबन जो है वो तमिल के एक बहुत राइटर और पोएट हैं, बहुत फेमस, और उन्होंने क्या लिखी थी आपकी कंबा रामायणम। कंबन ने लिखी थी कंबा रामायणम, जो कि आपकी रामायण का तमिल वर्जन है। वहीं हम देखेंगे महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास ने आपकी महाभारत लिखी थी, तो ये ऑप्शन वैसे भी आपका कट हो जाएगा। और कंबन ने लिखी थी तमिल वर्जन में, तो ये भी आपका कट हो जाएगा। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी, तो ये भी रॉन्ग है, और सही है आपका महर्षि वाल्मीकि, जो मेन ऑथर हैं आपके एपिक रामायण के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। विच रिवर इज कॉल्ड सौरो ऑफ बंगाल? कौन सी नदी को सौरो ऑफ बंगाल कहा जाता है? तो पहले हम समझेंगे सौरो। जैसे कि आप जानते हैं सौरो का मतलब होता है दुख, परेशानी या कष्ट। अब किसी रिवर को सौरो क्यों बोला गया है? क्योंकि देखिए पुराने समय में जो नदियाँ थी वो बहुत सारी फ्लड्स लेके आती थी अपने साथ। इस वजह से जान और माल का बहुत नुकसान होता था, लोगों के घर बह जाते थे, एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम आ जाती थी, आपकी क्रॉप्स खराब हो जाती थी, तो बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। तो वहीं देखेंगे हम, वो रिवर है दामोदर। सौरो ऑफ बंगाल किसको कहा गया है? आपके दामोदर को। देखिए वहीं हम कृष्णा को समझते हैं। कृष्णा आपकी साउथ की नदी है। कृष्णा कहाँ की नदी है? आपकी साउथ की। ये आपकी कहाँ बहती है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र में। वहीं कावेरी, कावेरी भी आपकी एक साउथ की नदी है जो कि तमिलनाडु और कर्नाटका में बहती है। नर्मदा को हम बोलते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर। नर्मदा वेस्ट फ्लोइंग रिवर के नाम से फेमस है और ये मध्य प्रदेश से निकलती है। तो सही आंसर है आपका दामोदर। और वेस्ट फ्लोइंग रिवर नर्मदा नहीं है, ना ही साउथ की रिवर कावेरी, ना ही कृष्णा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे थार डेजर्ट इज लोकेटेड। जैसे कि आप जानते हैं थार डेजर्ट को ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोला जाता है, तो ये कहाँ पे है? देखिए बहुत से बच्चे बोलते हैं कि थार डेजर्ट गुजरात में है, पर गुजरात में थार डेजर्ट नहीं है। आप सिर्फ उसके कुछ प्रभाव देख सकते हैं कच्छ एरियाज में, पर जो मेन आपका थार डेजर्ट है वो कहाँ पे है? पार्टली इन राजस्थान एंड पार्टली इन पाकिस्तान। आप देखेंगे राजस्थान में आपका थार डेजर्ट 85% है और पाकिस्तान में 15%। पाकिस्तान में कहाँ है थार डेजर्ट? सिंध के प्रोविंस में। तो सही आंसर है आपका ए, पार्टली इन राजस्थान एंड पार्टली पाकिस्तान। वहीं पार्टली इन राजस्थान एंड पार्टली इन गुजरात क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे मैंने बताया गुजरात के सिर्फ राजस्थान के कुछ प्रभाव देखेंगे आप गुजरात में कच्छ एरियाज में, पर इतना एरिया नहीं देखेंगे आप थार डेजर्ट का वहाँ पे। ओनली इन राजस्थान क्यों नहीं बोलेंगे हम? क्योंकि ये सिर्फ राजस्थान में नहीं है, पाकिस्तान में भी है। और ओनली इन पाकिस्तान क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि जो मेन बिगेस्ट एरिया है वो कहाँ पे है इसका? राजस्थान में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। व्हाट डज अ ब्लैक फ्लैग सिंबलाइज? तो देखिए आपका जो ब्लैक फ्लैग होता है वो किसका प्रतीक होता है? ब्लैक फ्लैग से आप समझ सकते हैं कि नेगेटिविटी, बैड थिंग्स। तो हमारा ब्लैक फ्लैग किसका प्रतीक होता है? प्रोटेस्ट का। प्रोटेस्ट का मतलब हर समय ये नहीं होता है कि लड़ाई, विरोध करना, लड़ाइयाँ करना, बल्कि कभी कभी प्रोटेस्ट क्या होता है शांतिपूर्ण तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो जब भी कोई प्रोटेस्ट करता है किसी चीज़ से रिलेटेड या सरकार के रूल्स को नहीं मानता है, उनके खिलाफ विरोध करना चाहता है, तो कई बार वो क्या करते हैं ब्लैक फ्लैग लाके उसको लगा के अपना प्रोटेस्ट करते हैं। वहीं पे हम समझेंगे सरेंडर। सरेंडर का मतलब होता है आत्मसमर्पण कर देना या हार मान लेना। इसको हम किस फ्लैग से सिंबलाइज करते हैं? वाइट। वहीं पीस, पीस का मतलब शांति। पीस को भी हम किस फ्लैग से सिंबलाइज करते हैं? वाइट या फिर वाइट डव से। डव आपकी एक बर्ड है जो पीस के लिए यूज होती है, पर पीस की जो फ्लैग का साइन होता है वो ऐसे जाता है। जो आपका सरेंडर का वाइट फ्लैग होता है वो बिल्कुल प्लेन वाइट होता है, पर जो आपके पीस का फ्लैग होता है वाइट, वो कैसे होता है?
उसमें एक सिंबल बना हुआ होता है ऐसे, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि पीस का व्हाइट फ्लैग में क्या डिफरेंस है और सरेंडर के। वही नन ऑफ दिस तो ऑप्शन गलत है क्योंकि आपका आंसर हमें प्रोटेस्ट मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, वेयर इज द गंगा कॉल्ड पद्मा? कहाँ पे गंगा को पद्मा बोला जाता है? देखिए, जैसे ही कोई नदी या कोई रिवर अलग अलग देशों में जाती है तो उसके नाम बदल दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? गंगा को पद्मा। वहीं ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है? जमुना, ठीक है। इंडिया में गंगा को पद्मा क्यों नहीं कहते, ये ऑप्शन समझेंगे, क्योंकि इंडिया में गंगा को गंगा ही कहते हैं, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। वहीं आप देखेंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान में गंगा बहती ही नहीं है, वहां पे इंडस होती है, तो ये आपका ऑप्शन वैसे भी गलत हो गया। वहीं म्यांमार, म्यांमार में आपकी रिवर इरावदी होती है, वहां पे भी गंगा नहीं बहती है। कौन सी रिवर होती है आपकी? इरावदी, तो ये ऑप्शन भी आपका कट हो गया और सही आंसर है आपका पद्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज? ब्रह्म समाज के फाउंडर कौन थे? पहले हम समझे कि ब्रह्म समाज क्या था। ब्रह्म समाज एक सोशल और एक रिलीजियस रिफॉर्म से रिलेटेड एक समाज बनाया गया था। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। ये इसके फाउंडर थे। इन्होंने ब्रह्म समाज में क्या करा था? सती सिस्टम का विरोध करा था, वुमेन की एजुकेशन के लिए आवाज़ उठाई थी, अंधविश्वास के लिए विरोध करा था, और जो भी महिलाओं के साथ भेदभाव होते हैं उनके खिलाफ विरोध करा था, ठीक है। तो फाउंडर कौन है इनके? राजा राम मोहन राय। वहीं आप देखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने क्या करा था? इन्होंने आर्य समाज के फाउंडर हैं। ये आपके आर्य समाज के फाउंडर हैं। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो हैं आपके, इन्होंने वुमेन्स एजुकेशन और विडो रीमैरिज के लिए विरोध करा था। वो चाहते थे कि वुमेन्स भी आगे पढ़े और जो विडोज होती है उनकी भी रीमैरिज कराई जाए, ताकि वो क्या हो, अच्छे से आगे बढ़े और अच्छे से अपनी लाइफ जी सके। वहीं पे है स्वामी विवेकानंद, इन्होंने क्या करा था? ये किस चीज़ के फाउंडर है? रामकृष्ण मिशन। ये आपके रामकृष्ण मिशन के फाउंडर है। तो आप इन चीज़ों को याद रखेंगे कि कौन किसका फाउंडर है, ताकि आप आगे आपको क्वेश्चन अलग तरीके से भी आए तो आप आराम से बता सके कि राजा राम मोहन किसके फाउंडर है? ब्रह्म समाज के। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या करा था? वुमेन एजुकेशन और विडो रीमैरिज के लिए रिफॉर्म करा था। और वहीं स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन शुरू करा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है आपके पास, ऑन अ ग्लोब लैटिट्यूड्स आर ड्रॉन फ्रॉम। ग्लोब, ग्लोब क्या होता है आपका? ग्लोब को आप बोलते हैं ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ, जिसपे आप अपने ओशंस, कॉन्टिनेंट्स, बहुत सारी चीज़ें आराम से देख सकते हैं। वहीं लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? लैटिट्यूड्स होती हैं आपकी इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन इन अ ग्लोब फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। तो आंसर है आपका ईस्ट टू वेस्ट। आप अगर डेफिनेशन भी याद करेंगे तो भी आपको आंसर खुद आ जाएगा कि लैटिट्यूड्स की जो लाइंस है वो कहाँ से ड्रॉ होती हैं? ईस्ट टू वेस्ट। आपकी लैटिट्यूड्स लाइन ऐसे जाती हैं, वहीं लॉन्गिट्यूड लाइंस ऐसे जाती हैं। आप इसे एक इजी तरीके से याद कर सकते हैं, जैसे कि आप नेम पढ़ सकते हैं लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स में आप नेम याद करते हैं लैट, लेटी हुई, ठीक है। और लॉन्गिट्यूड में आप नेम याद कर सकते हैं लॉन्ग, लॉन्गिट्यूड, लॉन्ग में। तो ये आपका एक इजी तरीका है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को याद रखने का। वहीं हम देखेंगे और ऑप्शन कि नॉर्थ टू साउथ में क्यों नहीं होती हैं लैटिट्यूड्स की लाइन, क्योंकि नॉर्थ टू साउथ लॉन्गिट्यूड्स की लाइन जाती हैं आपकी। ये रहा आपका लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स की लाइन जाती हैं आपकी नॉर्थ टू साउथ, तो ये ऑप्शन गलत है। वहीं आपका ऑप्शन सी, साउथ टू नॉर्थ। अब देखिए, नॉर्थ टू साउथ जा रही है तो भी लॉन्गिट्यूड है, और साउथ टू नॉर्थ जाएगी तो भी लॉन्गिट्यूड में ही आएगी, इसलिए ऑप्शन भी आपका गलत हुआ। अब ऑप्शन है आपका डी, जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि वेस्ट टू ईस्ट क्यों नहीं जाती।
क्योंकि देखिए कन्वेंशन के हिसाब से लाइंस जो है लैटिट्यूड की वो ईस्ट टू वेस्ट ही जाती हैं, वो वेस्ट टू ईस्ट उल्टी नहीं जा सकती, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत है। तो आपको याद रखना है कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड की लाइन कहाँ से जाती है, ईस्ट टू वेस्ट। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए डीप वाटर बॉडीज ऑन अ मैप आर शोन बाय, आप जैसे देख सकते हैं डीप वाटर बॉडीज जो होती हैं आपकी वो किस कलर में शो होती हैं आपके मैप में। ये जो कलर्स दिए होते हैं बहुत सी चीज़ों को इसलिए दिए होते हैं ताकि आप एक पर्टिकुलर चीज़ को ईजिली डिटेक्ट कर सकें। अगर आपको पूरा मैप एक ही कलर में मिलेगा तो आप नहीं बता पाओगे कि अलग अलग चीज़ें कहाँ पे हैं, पर अलग अलग चीज़ें अगर आपको अलग अलग रंग में दिखेगी तो आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हो कि कौन सी चीज़ आपको कहाँ पे मिलेगी। जैसे कि आप देखिए डीप वाटर बॉडी आपकी किससे शो होती है, डार्क ब्लू कलर से, ठीक है। वहीं पे अगर आप देखेंगे कहीं पे शैलो वाटर है तो वो लाइट ब्लू कलर से शो होती है। ये आपको याद रखना है, अगर कहीं पे शैलो वाटर है तो उसके लिए क्या कलर यूज किया जाता है, लाइट ब्लू, और कहीं पे डीप वाटर है तो उसके लिए आप यूज करते हैं डार्क ब्लू कलर। तो और ऑप्शन देखते हैं, जैसे कि आपका ग्रीन कलर, ग्रीन कलर आपकी वेजिटेशन के लिए यूज होता है मैप में, ये आपको याद रखना है, इसे आप इजीली याद कर सकते हैं। जैसे ग्रीन वेजिटेशन आपकी ग्रीन होती है, ट्रीज, फ्लोरा, फौना, ये सब आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में आपकी वेजिटेशन होती है, तो आपको इजीली याद हो सकता है कि ग्रीन कलर वेजिटेशन का। वहीं डार्क ब्राउन कलर देखेंगे आप तो ये क्या शो करते हैं आपके माउंटेन्स और हिल्स या फिर हिल्स, तो ये आपका ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है। और येलो कलर, येलो कलर किसके लिए यूज करा जाता है आपका फिजिकल मैप पे, प्लेट्यूज और डेजर्ट, ये ऑप्शन भी आपका गलत है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है क्योंकि क्वेश्चन आपका ऐसे भी बन के आ सकता है कि ग्रीन कलर ऑन अ मैप आर शोन बाय, तो आपको आंसर याद रखना है कि वो वेजिटेशन है और डार्क ब्राउन का माउंटेन्स और हिल्स है, वहीं आपके येलो कलर का प्लेट्यूज और डेजर्ट है। तो चलिए फिर आगे की जो मैराथन है वो कंटिन्यू करेंगे मनीषा मैम। थैंक यू। तो अब हम बाकी के क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट डू वी ईट व्हेन वी कंज्यूम ब्रोकली एंड अ कॉलीफ्लावर। तो आप लोगों को पता है कि जो हम कॉलीफ्लावर खाते हैं या फिर ब्रोकली खाते हैं वो एक फ्लावर है, नाम से ही समझ आ रहा है कॉलीफ्लावर में फ्लावर है, तो ये स्टेम तो हो नहीं सकता, फ्लावर है राइट, फ्रूट है नहीं ये, और रूट भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या है, फ्लावर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन बींग्स एंड क्रॉप्स फॉल अंडर विच कैटेगरी बेस्ड ऑन देयर फूड हैबिट। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनको हम किस कैटेगरी के अंदर क्लासीफाई करते हैं फूड हैबिट के अकॉर्डिंग। तो आपको पता है कि जो हम ह्यूमन बींग्स हैं हम प्लांट प्रोडक्ट्स भी लेते हैं और हम फ्लैश भी खाते हैं, जैसे कि मीट चिकन भी खाते हैं, फिश खाते हैं। तो हम जो है हम किस में आएंगे, हम आएंगे ओमनिवोर्स में, क्योंकि हमें पता है कि हार्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, कार्निवोर्स वो होते हैं जो कि फ्लैश खाते हैं, ओमनिवोर्स वो होते हैं जो प्लांट भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं, स्कैवेंजर्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि दूसरे मरे हुए जानवरों को खाते हैं। तो ये भी आंसर गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, sugar is obtained from which part of a sugar cane and sugar beet plants respectively। देखो कहीं पे भी respectively लिखा हुआ आएगा तो इससे पहले वाले जो दो वर्ड्स हैं उनको पकड़ लेना। फर्स्ट वर्ड है शुगर केन, तो हमें फर्स्ट वर्ड शुगर केन का देखना है, सेकंड वर्ड है शुगर बीट, तो सेकंड वर्ड हमें शुगर बीट का देखना है। तो शुगर केन क्या होता है, हमें पता है शुगर केन क्या है, स्टेम है। तो इसमें से देखो एक तो बी पार्ट में स्टेम है और सी पार्ट में स्टेम है, बाकी के दो पार्ट्स तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। अब दूसरा है हमारा शुगर बीट, शुगर बीट मतलब बीट रूट। तो बीट रूट हमें पता है क्या होता है, रूट होती है, तो शुगर बीट रूट हो गई, तो आंसर हमें मिल गया थर्ड, बी ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमल्स लाइक वल्चर, जेकाल्स एंड हाइनास दैट फीड ऑन द डेड एनिमल्स आर स्पेसिफिकली कॉल्ड। वो एनिमल्स तो जो दूसरे एनिमल्स, जो दूसरे डेड एनिमल्स पे फीड करते हैं, उन एनिमल्स को क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है पैरासाइट। पैरासाइट नहीं बोलते, पैरासाइट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाना लेते हैं और उन्हें हार्म करते हैं। कार्निवोर्स, कार्निवोर्स भी नहीं होगा, हमें पता है कार्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं। ओमनिवोर्स भी नहीं होगा क्योंकि ओमनिवोर्स प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स का फ्लैश भी खाते हैं। स्कैवेंजर्स, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है स्कैवेंजर। स्कैवेंजर वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, लेकिन कैसे एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं? जो मर चुके हैं। मीन्स सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो वो एनिमल्स जो कि मरे हुए एनिमल्स को खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनिमल प्रोडक्ट? इनमें से हमें बताना है कि कौन सा एनिमल प्रोडक्ट नहीं है। सबसे पहले है चीज़। चीज़ हमें पता है मिल्क से बनता है, तो ये तो हो गया हमारा एनिमल प्रोडक्ट। नेक्स्ट है जैगरी। जैगरी होता है गुड़। हमें पता है गुड़ जो होता है वो हमें कहाँ से मिलता है? शुगर केन से मिलता है। ये मिलता है हमें शुगर केन से, तो शुगर केन क्या है? प्लांट प्रोडक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट भी देख लेते हैं हनी। हनी हमें पता है ये भी क्या है? एनिमल प्रोडक्ट है जो कि हमें हनी बीज से मिलता है। और एग, एग भी क्या है? हमारा एनिमल प्रोडक्ट है। तो जो आंसर है वो क्या है? जैगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस टू यूजफुल फूड आइटम्स, व्हाट आर दे? जो मस्टर्ड प्लांट होता है सरसों, वो हमें दो यूजफुल आइटम्स देता है। वो कौन से होते हैं? लीव्स और फ्लावर्स देता है, सीड्स एंड फ्लावर्स देता है, सीड्स एंड लीव्स देता है, स्टेम्स एंड रूट्स देता है। तो आप लोगों को पता है जो मस्टर्ड होता है, मस्टर्ड के एक तो हम लीव्स को कंज्यूम करते हैं और दूसरा जो मस्टर्ड होता है, मस्टर्ड के हम सीड्स को यूज़ करते हैं क्योंकि जो मस्टर्ड है उसकी सीड से ऑयल प्रोड्यूस होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीड एंड लीव्स। इसका आंसर क्या है? सीड एंड लीव, मतलब थर्ड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायनेमिक नेटवर्क ऑफ अ ऑर्गेनिजम्स वेयर एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम अ प्रोड्यूसर टू द सीरीज ऑफ अ कंज्यूमर इज कॉल्ड आ। अच्छा, जब भी क्या होता है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन जो खाना होता है, मीन्स हम बोल सकते हैं नॉर्मल सी लैंग्वेज में कि जो एनर्जी होती है जो कि फूड से प्रोड्यूस होती है, जब वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में पास होती है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, उस नेटवर्क को हम बोलते हैं फूड चेन। क्या बोलते हैं? फूड चेन। फूड वेब होगा नहीं क्योंकि बहुत सारी फूड चेन्स आपस में मिलके फूड वेब बनाती है। हमसे सिंपल प्रोसेस पूछा गया था, फूड साइकिल नहीं होगा, फूड पिरामिड कुछ होता नहीं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज द फूड फैक्ट्री एंड इज ऑल्सो वाइडली ईटन एज अ लीफी वेजिटेबल? तो कौन सा ऐसा पार्ट होता है जिसे कि हम फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट कहते हैं और उसे हम खाते भी हैं, लीव्स की तरह हम उसको कंज्यूम करते हैं? तो कौन सा है? हाँ, ये तो हमें पता ही है कि जो फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट होता है वो क्या है? हमारा लीफ होता है। रूट नहीं होता है, गलत ऑप्शन। स्टेम नहीं होता है, लीफ होता है। फ्लावर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडिफाइड स्टेम दैट वी ईट एज अ फूड? इनमें से कौन सा ऐसा स्टेम है जो कि हम फूड की तरह कंज्यूम करते हैं? तो सबसे पहले जो रूट, कैरेट है, कैरेट हमारी रूट होती है, रेडिश हमारी रूट होती है, पोटैटो हमारा स्टेम है और स्पेनिश हमें पता है जो पालक होता है वो हमारी लीव्स होती है। तो हमें ऑप्शन मिल गया जो कि है हमारा पोटैटो। अंडरग्राउंड स्टेम कौन सी है? हमारी पोटैटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड इज वेल नोन एज अ एवियन स्कैवेंजर? कौन सी बर्ड है जो कि एवियन स्कैवेंजर कहलाती है? एवियन स्कैवेंजर मतलब होता है कि कौन सी ऐसी बर्ड है जो कि फ्लाइंग बर्ड है और वो स्कैवेंजर है। तो वल्चर, वल्चर हमें पता है कि वल्चर क्या है? दूसरे एनिमल्स पे फीड करता है।
तो ये तो सही ऑप्शन हो गया, लेकिन हम बाकी के भी ऑप्शन देख लेते हो। पैरेट नहीं होगा, ईगल भी नहीं होगा और स्पैरो भी नहीं होगा। वल्चर एक ऐसी बर्ड है जो कि स्कैवेंजर की तरह एक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज एनिमल इज कंसिडर्ड एज अ लैंड स्कैवेंजर। अब स्कैवेंजर पूछा गया है लेकिन लैंड स्कैवेंजर पूछा गया है। तो टाइगर हमें पता है कि ये तो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाता है, मीन्स ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा कार्निवोर। हाइना जो है वो लैंड स्कैवेंजर है। एलिफेंट नहीं होता है, रैबिट भी नहीं होता है। तो हाइना क्या है, स्कैवेंजर है जो दूसरे डेड एनिमल्स पे फीड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू स्कैवेंजर्स हेल्प द इन्वायरमेंट। स्कैवेंजर्स इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हेल्प कैसे करते हैं? बाय हंटिंग लीव एनिमल्स टू कंट्रोल देयर पॉपुलेशन। तो एनिमल्स को हंट करते हैं ताकि कि उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए? नहीं। बाय ईटिंग ग्रीन प्लांट्स टू क्लियर द फॉरेस्ट। ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं ताकि कि फॉरेस्ट क्लियर हो जाए? नहीं। बाय क्लीन अप डेड एनिमल्स। हम तब से पढ़ रहे हैं कि जो स्कैवेंजर्स होते हैं वो डेड एनिमल्स को खाते हैं, उन पे फीड करते हैं। तो क्या है, डेड एनिमल्स को जब ये खाते हैं तो इसके वजह से क्या होता है, जो डेड एनिमल होता है इन्वायरमेंट से वो क्लीन हो जाता है। तो इसका आंसर है बाय क्लीनिंग अप डेड एनिमल्स एंड प्रिवेंटिंग डिजीजेस, और डिजीज को से बचाने में हेल्प करता है। बाय टर्निंग डेड लीव्स इनटू द सॉइल, नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स कंटेन ओनली हर्बीवोर्स। कौन सा ऐसा ग्रुप है एनिमल्स का जिसमें कि बस हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं? तो इसमें सबसे पहले काऊ हमें पता है हर्बीवोर एनिमल होती है। टाइगर हमें पता है कार्निवोर होता है। डियर जो है ये हार्बीवोर है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि इसमें एक कार्निवोर आ गया। दूसरा है डियर हमें पता है हार्बीवोर है, काऊ हार्बीवोर है, और जो रैबिट होता है रैबिट भी क्या है, हार्बीवोर है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन सही हो गया, लेकिन हम बाकी के ऑप्शंस भी एक बार देख लेते हैं। लायन जो होता है वो क्या है, ये है कार्निवोर। टाइगर कार्निवोर, और वुल्फ ये भी क्या है, कार्निवोर है। क्रो ये भी क्या है, ये कार्निवोर है। बियर जो है ओमनीवोर है, और ह्यूमन बींग्स जो हैं वो ओमनीवोर्स हैं। तो सेकंड आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट, Spanish mustard and cabbage are leafy vegetables. Which part of these plant is generally used as a food? जो स्पेनिश होते हैं, मस्टर्ड होते हैं और कैबेज होते हैं वो लीफी वेजिटेबल्स होती है। तो इनके कौन से पार्ट को हम कंज्यूम करते हैं एज अ फूड? तो ये तो हमें पता है कि ये लीव्स हैं। ठीक है, तो ये लीव्स सही आंसर हो गया, पहले ही मिल गया हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is a non-green plant that cannot prepare its own food and depends on a dead and decaying matter? अब इनमें से हमें ये बताना है कि कौन सा प्लांट ऐसा है जो कि नॉन ग्रीन प्लांट है, मीन्स ग्रीन नहीं है वो कलर में, और दूसरा वो प्लांट क्या करता है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना खाना लेता है, अपनी न्यूट्रिशन जो है वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लेता है। तो मस्टर्ड हमें पता है, मस्टर्ड जो है वो तो कैसा प्लांट है, ऑटोट्रॉप्स है, ग्रीन प्लांट है, तो ये नहीं होगा। मशरूम आप लोगों ने देखी है, मशरूम जो होती है वो वाइट कलर की होती है, वो नॉन ग्रीन है। तो इसका आंसर मशरूम है। लेकिन हम नेक्स्ट भी देख लेते हैं। मनी प्लांट आपको पता है ग्रीन कलर का होता है, तो ये तो नहीं है। मैंगो भी ग्रीन कलर का होता है, तो मशरूम हमें अब आंसर मिल गया है। मशरूम क्या है, एक ऐसा नॉन ग्रीन प्लांट है जो कि दूसरे क्या है, अपना जो खाना लेता है वो डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वी ईट द सीड्स ऑफ अ सर्टेन प्लांट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल आइटम्स एडिएबल सीड। इन ग्रुप ऑफ प्लांट्स में से हमें ये बताना है कि कौन सा ग्रुप ऑफ प्लांट है जो कि जिसमें कि जो सीड्स होते हैं वो हम खा सकते हैं, जिसके सीड्स हम खा सकते हैं। तो राइस जो है हमें पता है, राइस भी एक सीड होता है। वीट क्या है, वीट भी सीड है।
मेज क्या है? सीड है। तो आंसर तो हमें पहला ही मिल गया, लेकिन हम फिर भी बाकी के ऑप्शंस को भी ट्राई करेंगे। पोटैटो, पोटैटो क्या होती है? स्टेम होती है, मॉडिफाइड स्टेम। रूट क्या? कैरेट क्या होती है? रूट होती है। रेडिश क्या होती है? रूट होती है। इसके अलावा जो कैबिज है, कैबिज क्या है? कैबिज हमें पता है ये क्या है? लीव्स है। दूसरा स्पेनिश भी लीव्स है, और जो अनियन होती है वो क्या होती है? स्टेम होती है। नेक्स्ट, एप्पल फ्रूट है, मैंगो फ्रूट है, और बनाना भी फ्रूट है। तो ऑप्शंस जो फर्स्ट ऑप्शन है वही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्प्राउटेड सीड्स आर कंसिडर्ड हेल्दियर टू ईट बिकॉज दे कंटेन मोर। आप लोगों ने देखा है कि जो हम स्प्राउटेड सीड्स खाते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, लेकिन वो हेल्दी क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें फैट प्रेजेंट होता है? नहीं। विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं? यस, उसमें विटामिन्स एंड मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। आर्टिफिशियल शुगर्स नहीं होते हैं, और वाटर कंटेंट तो बिल्कुल ही नहीं है। मीन्स वाटर कंटेंट ओनली लिखा है, तो ओनली तो गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट, सिनेमन, दालचीनी इज अ वेरी पॉपुलर स्पाइस यूज्ड इन इंडियन किचन्स। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इट? जो हम दालचीनी का स्पाइस खाते हैं, मीन्स जो मसाला होता है दालचीनी का, तो वो कौन सा पार्ट होता है? वो है ड्राइड फ्लावर बड? नहीं, इसका आंसर ये तो गलत हो गया। अंडरग्राउंड रूट, वो रूट भी नहीं होता है। फ्रूट पॉड, फ्रूट पॉड मीन्स होता है कि जो फ्रूट की फली होती है, जैसे कि मटर है ना, मटर पी, तो पी जो है वो फली में लगते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? पी पॉड कहते हैं। तो ऐसे ही फ्रूट पॉड वो भी नहीं होता है। जो सिनेमन है, जो दालचीनी है, वो होती है बार्क ऑफ ट्री। क्या होती है? बार्क ऑफ ट्री। तो ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, organisms that cannot prepare their own food and must depend on a plants or other animals for energy are collectively called। वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, लेकिन वो अपने खाने के लिए दूसरे प्लांट्स या फिर एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? सबसे पहले प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर्स तो हमें पता है कि प्लांट्स होते हैं और ये अपना खाना खुद बनाते हैं। दूसरा ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स भी प्रोड्यूसर ही होते हैं, वो खुद से ही अपना खाना बनाते हैं, तो ये भी प्लांट्स ही है। हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप इसका आंसर है। इसका आंसर हेट्रोट्रॉप है, क्योंकि हेट्रोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स। लास्ट ऑप्शन है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोज करते हैं, मीन्स उसे ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं, तो ये भी आंसर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोव्स लॉन्ग आर अ वेरी कॉमन स्पाइस यूज्ड टू फ्लेवर फूड एंड ट्रीट टूथएक। विच पार्ट ऑफ द प्लांट आर दे? जो क्लोव्स होती हैं, लॉन्ग होती है, वो फूड में फ्लेवर डालने के लिए यूज़ होती है, और साथ में हम उसे जब हमारे दांतों में दर्द होता है तो उसके लिए भी यूज़ करते हैं। तो ये कौन सा पार्ट है प्लांट का? सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये ड्राई फ्रूट नहीं होता है। नेक्स्ट है ड्राई फ्लावर बर्ड। आप लोगों ने जब देखा है क्लोव जो होता है वो क्या है? फ्लावर बर्ड होती है, लेकिन वो कैसी फ्लावर बर्ड होती है? वो होती है ड्राइड, तो इसका आंसर क्या है? ड्राइड फ्लावर बर्ड। नेक्स्ट है अंडरग्राउंड रूट। अंडरग्राउंड रूट तो होती ही नहीं है, और ट्री बार्क भी नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही, और अब कंटिन्यू करेंगे सौरभ सर। एवरीवन, होप आप इस मैराथन को एंजॉय कर रहे होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका जसपाल राणा इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। यानी क्वेश्चन है आपका, जसपाल राणा कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है। अगर बात की जाए जसपाल राणा, तो जसपाल राणा की रिसेंट में ही क्या हो चुकी है? डेथ हो चुकी है। तो बात की जाए जसपाल राणा की, तो जसपाल राणा एक क्या थे आपके 25 मीटर एयर पिस्टल में एक लीजेंडरी शूटर रहे हैं, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड और एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है। इसके अलावा इन्हें अर्जुना अवार्ड मिल चुका है, ठीक है, और कोचिंग का हाईएस्ट अवार्ड जो कि द्रोणाचार्य अवार्ड होता है वो भी इन्हें मिल चुका है। बात की जाए अगर जसपाल राणा की, तो ओलंपिक जो हुआ था, ठीक है, उसमें ओलंपिक मेडलिस्ट थी कौन? मनु भाकर, ठीक है, मनु भाकर।
तो मनु भाकर के भी ये क्या थे, कोच थे। तो आपको याद रखना है कि जसपाल राणा जो है एसोसिएटेड है किससे, शूटिंग से। अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ नाम दिए हैं, जैसे बात की जाए बॉक्सिंग की, तो बॉक्सिंग में आपको कुछ फेमस नाम याद रखने हैं, जैसे कि आपका विजेंद्र सिंह, मैरी कॉम। इसके अलावा रेसलिंग की बात की जाए तो विनेश फोगाट, योगेश्वर दत्त जैसे नाम आपको याद रखने हैं। आर्चरी की बात की जाए तो दीपिका कुमारी का नाम आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज़ द करेंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो था सीडीएस का इंट्रोडक्शन किया गया था 2019 में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में। इससे पहले 1999 की जो कारगिल रिव्यू कमेटी थी उसने इसका क्या किया था, एक रिकमेंडेशन दिया था कि इंडिया में एक सीडीएस पोस्ट होनी चाहिए। तो बात की जाए अगर फर्स्ट आपके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वो थे आपके जनरल बिपिन रावत जी। ठीक है, और जैसे कि आपको पता है कि 2021 में एक चॉपर ट्रेजेडी में ये क्या हो चुके थे, ये शहीद हो चुके थे। अगर बात की जाए आपके उसके बाद जो सेकंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे वो थे आपके जनरल अनिल चौहान। अब क्वेश्चन है आपके पास, हु इज़ करेंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो देखिए उपेंद्र द्विवेदी की बात की जाए तो ये फॉर्मर आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। ठीक है, अब आता है थर्ड ऑप्शन जो कि है जनरल एनएस राजा सुब्रमणी। ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जनरल धीरज सेठ जो कि है वो करंट आपके क्या है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ये आपके हो जाएंगे फॉर्मर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका है फीफा वर्ल्ड कप 2026 विल बी जॉइंटली होस्टेड बाय विच कंट्रीज़। अगर बात की जाए फीफा वर्ल्ड कप 2026 की तो इस बार आपकी टोटल कितनी 53 टीम्स क्या कर रही है, पार्टिसिपेट कर रही है। इससे पहले फीफा वर्ल्ड कप 2022 का हुआ था आपका कतर में, जिसे आपका जीता था अर्जेंटीना ने, और इसका रनर अप कौन था, इसका रनर अप था आपका स्पेन। ठीक है, आपको पता है कि 2022 में मेसी की अर्जेंटीना ने क्या किया था, फीफा वर्ल्ड कप जीता था। इसका रनर अप कौन था, स्पेन था। अब आपको बताना है कि 2026 में जो फीफा वर्ल्ड कप है वो होस्ट कौन कर रहा है। तो अभी फीफा वर्ल्ड कप जो होस्ट कर रही है वो कर रही है आपकी यूएसए, कनाडा और मैक्सिको। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात की जाए मैक्सिको की तो मैक्सिको थर्ड टाइम क्या कर रहा है, फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा है। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है वो है ब्राज़ील, अर्जेंटीना, उरुग्वे। इसमें उरुग्वे है ये आपका क्या करता है, फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप 1930 का क्या करता है, होस्ट करता है, और यही इसमें क्या होता है, विनर होता है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो है स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को। ये आपके 2030 में जो फीफा वर्ल्ड कप होगा उसे क्या करेगा, होस्ट करेगा। तो इसमें आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंट्री वोन आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, यानी आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था 2026 का वुमेन्स का, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप जो था उसके विनर कौन थी, वो थी ऑस्ट्रेलिया। और मेंस की बात की जाए, मेंस T20 वर्ल्ड कप की विनर कौन रही थी, वो थी अपनी इंडिया। ठीक है, अब वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में जो रनर अप रही थी वो थी आपकी कौन, वो थी आपकी इंग्लैंड। ठीक है, वुमेन्स वर्ल्ड कप अगर बात की जाए इससे पहले 2024 की, तो इसका विनर कौन था, इसका विनर था आपका न्यूजीलैंड। अब देखिए बात की जाए वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप कब से स्टार्ट हुआ, तो ये आपका स्टार्ट हुआ था 2009 में। और मेंस की बात की जाए, मेंस T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था आपका 2007 में, जिसे कि जीता था आपके किसने, यानी हमारे देश इंडिया ने। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है हमारे पास, हु वोन द मेंस सिंगल्स टाइटल एट द फ्रेंच ओपन।
देखिए अगर फ्रेंच ओपन की बात की जाए तो ये बेसिकली क्ले कोर्ट में होता है, ठीक है। आपको सिंपल इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि इसके विनर जो थे आपके अलेक्जेंडर जेरवेक से, इससे पहले 2024 में आपके विनर जो थे अल्करेज थे, और नोवाक जोकोविच से आप क्या याद रखेंगे, इन्होंने सबसे ज़्यादा 24 टाइम्स क्या जीता है, ग्रैंड स्लैम जीता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है ICGS अक्षय रिसेंटली कमीशन बाय इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड की बात की जाए तो इंडियन कोस्ट गार्ड का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1978 में। मेन जो ICGS अक्षय का काम है वो क्या है आपका, फास्ट पेट्रोल वेसल्स, यानी ये क्या करती है, मैरीटाइम बाउंड्रीज़ को क्या करती है, सर्विलेंस करती है, जो आपकी एंटी स्मगलिंग का भी ये क्या करती है, काम करती है। इसके बाद बात की जाए आपकी डिस्ट्रॉयर की, तो डिस्ट्रॉयर के एग्जांपल आप याद रख सकते हैं INS चेन्नई, ठीक है। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंकिंग ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग। देखिए अगर ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग की बात की जाए तो इसे कौन आपका इशू करता है, तो वो करता है आपका स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये आपकी ये रैंकिंग क्या करता है, जारी करता है। तो बात की जाए फर्स्ट इसमें कौन सी है, USA है, सेकंड में आपकी चाइना है, ठीक है, थर्ड में आपकी रशिया है, फोर्थ में आपकी कौन है, जर्मनी है, और सऊदी है। इसके अलावा आपका जो फिफ्थ है वो कौन है, आपका इंडिया है, ठीक है। यानी इसमें रिकॉर्ड होता है कि किस देश के पास यानी किस कंट्री के पास कितने आर्म्स है, कितना उनका डेटा है, वो सारी चीज़ें ये क्या करती है, एनालाइज करती है और ये ट्रैक करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका फिफ्थ। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें है हु वाज इलेक्टेड एज द 81st प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अगर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात की जाए तो इसे क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं आप क्या, वर्ल्ड पार्लियामेंट, ठीक है। तो सिंपल इसमें आपको क्या रखना है, इसमें याद रखना है आपको आंसर ये हो जाएगा आपका खलीलुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए बिमल पटेल, तो बिमल पटेल भारत के लॉ ऑफिसर हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। एंटोनियो गुटरेस की बात की जाए तो ये जनरल सेक्रेटरी है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। अब देखिए फर्स्ट जो फीमेल थी आपकी, ठीक है, जो इंडिया की थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, वो थी आपकी कौन, विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है। आप ये चीज़ें क्या रखोगे, याद रखोगे थोड़ा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा विच कंट्री वोन द मेंस FIH हॉकी नेशंस कप हेड इन साउथ अफ्रीका। तो मेंस का जो आपका इंटरनेशनल फेडरेशन हॉकी टूर्नामेंट का नेशंस कप था वो फ्रांस ने जीता था, ठीक है। अब बात की जाए वुमेन की, तो वुमेन्स का जो आपने जीता था वो जीता था किसने, इंडिया ने, जो कि होस्ट किया गया था कहाँ, न्यूजीलैंड में। तो आपको इसमें यही चीज़ें याद रखनी है। अब चलते हैं हम अपने आज की मैराथन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो व्हाट वाज द थीम फॉर 12th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, यानी 2026 में योगा डे था, उसकी थीम क्या थी। अब अगर आपको बात की जाए, योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है कब, 21 जून को, ठीक है। देखिए 21 जून को सेलिब्रेट करने का रीज़न ये है कि 21 जून को जो हमारा है वो होता है आपका समर सोलिस्टाइस, और समर सोलिस्टाइस की वजह से जो आपका नदर्न हेमिस्फीयर होता है, ये पूरे ईयर का सबसे बड़ा दिन हो जाता है, ठीक है। योगा
डे की बात की जाए तो 2014 में यूएन जनरल असेंबली में इसका क्या किया गया था, प्रपोज़ल रखा गया था। फिर फर्स्ट टाइम तो 2015 से योगा डे पूरे वर्ल्ड में क्या किया जाने लगा, सेलिब्रेट किया जाने लगा। अब बात की जाए इस बार की थीम क्या थी, तो इस बार की थीम थी योगा फॉर हेल्दी एजिंग। अब जो योगा फॉर ह्यूमैनिटी है इसे आप चाहे तो याद कर सकते हैं, पर ये थीम थी 2022 की, ठीक है। बाकी वसुधैव कुटुंबकम आपकी थीम थी 2023 के ईयर की, ठीक है। और इस बार जो नेशनल इवेंट हुआ था वो हुआ था आपका कोलकाता में, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीक। जैसे कि आपको पता है कि हमने एक फ्री सीरीज़ अनाउंस की है जिसमें कि सभी सब्जेक्ट के जो बैचेज़ हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। आप चाहे तो उनसे अपना सिलेबस एक बार देख सकते हैं, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।